मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका संपूर्ण पेशवा पार्ट 4 जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछले 3 लेक्चर में विश्वनाथ राव और बाजीराव प्रथम जो कि विश्वनाथ राव के पुत्र हैं, इनको हम बाजी के नाम से भी जानते हैं, इनको देखने का कार्य किया। जो भी नए अभ्यर्थी हों उनसे मेरा कहना यही है कि अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो मेरे उस सीरीज की प्रथम श्रृंखला से शुरू करें और अंतिम रूप से देखते रहें। एक समग्र अध्ययन ही व्यक्ति को एक सफल बनाने का कार्य करता है और एक समग्र यूट्यूबर वह होता है जो अपने अभ्यर्थी को बिना किसी लोभ लालच के काम करने के लिए प्रेरित करे। मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं आपको संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत संपूर्ण ज्ञान देने की यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं पेड चैनल इसको नहीं बनाऊंगा। मैं इसके अंतर्गत आपको संपूर्ण विषय रीडिंग, गणित, इंग्लिश इत्यादि का एक एनसाइक्लोपीडिया देने के मूड में आ गया, जिससे कि दूर दराज के में बैठे जो अभ्यर्थी जिनकी अप्रोच बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं होती है, वो लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आज हम ने कल कहा था कि गुजरात विजय को हम देखेंगे, वहीं से हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। हमने आपको बताया था कि बालाजी विश्वनाथ राव के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बालाजी बाजीराव था, जिसे कि हम बाजी के नाम से जानते हैं, और छोटे बेटे का नाम चिमना जी था। चिमना जी का रुझान बचपन से ही पढ़ाई लिखाई पर रहा था, लेकिन बालाजी का रुझान पढ़ाई लिखाई पर उतना केंद्रित नहीं था। युद्ध कौशल, रणनीति बनाना, जनता के प्रेम भाव रखना इत्यादि में, क्योंकि बालाजी बाजीराव प्रथम जो थे वो शिवाजी को अपना आदर्श मानकर चल रहे थे और इसलिए उन्होंने शिवाजी के नक्शे कदम को, जो उनके कदम थे, उनका अनुकरण किया था। शिवाजी की माता जीजाबाई ने शिवाजी को जीवन में 3 बातें मुख्य रूप से सिखाई थी। नंबर 1, ब्राह्मण का सम्मान करो। नंबर 2, अबला की रक्षा करो। नंबर 3, गौ रक्षा करो। शिवाजी ने इन तीनों चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। शिवाजी का कभी उद्देश्य हिंदू पद बादशाही के लिए नहीं था, ना ही बाजीराव का उद्देश्य था, लेकिन राजनीतिक समीकरण में जब ये औरंगजेब अपनी पूरी नालायकी पर आ जाता है और उड़ीसा अभियान के दौरान उसने कट्टरपंथता को दिखाया, रास्ते में पड़ने वाले अति प्राचीन मंदिरों को खंडहर बनाकर छोड़ा, तब शिवाजी को गुस्सा आई और उन्होंने
अपने को केंद्रित किया हिंदू पद पादशाही में। इधर चूंकि बालाजी बाजीराव अनुकरण कर रहे थे शिवाजी का, तो यथासंभव आगे ये बढ़ेंगे। स्थिति ये थी कि मैंने आपको बताया था विश्वनाथ राव के दो बेटे बालाजी बाजीराव प्रथम, जो कि बने बाजी उपनाम से जाने गए और युद्ध कौशल में अपनी दक्षता को प्राप्त किया, और छोटा भाई था चिमना जी, ये पढ़ाई में फेमस थे। इधर बाजीराव का छोटा भाई चिमना जी गुजरात का एक शासक था, सर बुलंद खां। यह मुगल सूबेदार था। इससे चिमना जी ने सरदेश मुखी और चौथ को वसूल करने की बात कही। आपको मैं बता दूं, पहले मैं सरदेश मुखी समझाऊंगा, फिर चौथ समझाऊंगा। सरदेश मुखी कल मैंने शायद अपने वीडियो में बताई है, उसका रिव्यू मुझे ध्यान नहीं कि मैंने वहां पर उसको एक्सप्लेन किया या नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपको पूर्ण रूप से इन दोनों पर केंद्रित कर देता हूँ। अब प्रश्न सबसे पहले यह उठता है कि सरदेश मुखी और चौथ का ऑरिजिन क्यों हुआ, उत्पत्ति क्यों हुई। शिवाजी को राज्य का निर्माण करने के लिए, सैनिकों को रखने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए और राज्य में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए सरदेश मुखी और चौथ की स्टार्टिंग की, और ये शिवाजी के दिमाग की उपज थी। सरदेश मुखी शिवाजी का परिवार यानी मराठों में कोई भी राजा नहीं हुआ। ये सब सरदेश मुख थे, जिन्हें हम देशमुख के नाम से भी जानते हैं। शिवाजी ने क्या किया कि जब इनके पिता शहाजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर संभालने का दायित्व दिया, तो उस स्थिति में शिवाजी महोदय ने पूना में जाकर जागीर को संभाला, और इन्होंने उन देशमुख यानी सरदेश मुखों से ये बात कह दी कि आज से मैं आपका मुखिया हूं। जब कुछ सरदेश मुखों ने इनको अपना मुखिया मान लिया, कुछ ने नहीं माना, वहां से अपनी छदम नीति यानी छापामार नीति यानी गुरिल्ला नीति का प्रयोग करते हुए शिवाजी ने उनको हराया और उन्हें विवश किया कि वह सरदेश मुखी नामक करते हैं। सरदेश मुखी में जब देशमुख यानी सरदेश मुखों ने उनके क्षेत्र में जो राजस्व आता था उसका 1/10 शिवाजी को देना अनिवार्य था। ये थी सरदेश मुखी। चौथ, शिवाजी ने चौथ की शुरुआत की और इन्होंने बीजापुर, मुगलों के क्षेत्र और जो सरदेश मुख माने नहीं थे, अहमदनगर, तो जो सरदेश मुख नहीं माने थे महाराष्ट्र में, उनसे भी इन्होंने जो किसान की फसल पक जाती थी, पक जाने के बाद जब वो काट के ले जाने को होता था तो शिवाजी उनकी फसल का 1/4 हिस्सा लूट लेते थे। तो इसलिए चौथ में उनको ये सुरक्षा कर दिया गया था कि अगर आप हमको 1/4 हिस्सा देंगे अपने जो आपने फसल की है उसका,
तो उन आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी होगी। तो ये सरदेशमुखी और चौथ का ऑरिजिन इस तरीके से हुआ था। अब बात करते हैं हम कि जब सरबुलंद खान जब गुजरात में चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, चिमना जी ने मुगल बादशाह सरबुलंद खां, जो कि गुजरात का सूबेदार था, से सरदेशमुखी और चौथ की बात कर ली। इधर उसी वक्त में जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, उन्होंने त्र्यंबक राव दाभादे को ये मालवा और गुजरात की सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। त्र्यंबक राव दाभादे जो था वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने निज़ाम हैदराबाद का तो उससे कांटेक्ट कर लिया और करने के बाद में उसने इनको मित्रता के रूप में लेकर और चौथ मालवा से और गुजरात से चौथ वसूली को करना चाहा। 1731 में जब ये नहीं माना और निज़ाम से, कल के वीडियो में मैं आपसे बता चुका हूँ, निज़ाम मतलब आसफ खां और आसफ खां मतलब निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क मतलब किलकिश खां। इसने क्या किया था कि तब भड़काने का कार्य भी किया था संभाजी वाला को। तो उस स्थिति में इन्होंने, जब बाजीराव फर्स्ट लौट आए तो इन्होंने इसके त्र्यंबक राव दाभादे के खिलाफ एक सैन्य अभियान किया। वह सैन्य अभियान भारतीय इतिहास में दभोई का युद्ध, जिसे कि 1731 ईस्वी में हुआ था, के नाम से जाना जाता है। अतः अब हम समझ चुके हैं कि दभोई का युद्ध किसी बाहरी आक्रांता से या मुस्लिम से लड़कर नहीं हुआ था, ये मराठा सरदारों के बीच में हुआ था। ये बाजीराव फर्स्ट और त्र्यंबक राव दाभादे के बीच में हुआ था। त्र्यंबक राव दाभादे को इन्होंने, बाजीराव फर्स्ट ने बुरी तरीके से पराजित किया। त्र्यंबक राव दाभादे की मृत्यु हो गई। तब बाजीराव फर्स्ट के जो समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, पिलाजी गायकवाड़ को गुजरात पर बिठा दिया और 1738 ईस्वी में गुजरात का विलय मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया गया। संभाजी द्वितीय और मराठा पेशवा के संबंध। संभाजी द्वितीय, ध्यान रहे कल के वीडियो सब चलिए पार्ट 3 से, कि मैंने बताया था संभाजी एक शिवाजी के चाचा भी थे, ठीक। फिर द्वितीय बार में मैंने बताया था कि साईबाई और शिवाजी से उत्पन्न पुत्र संभाजी फर्स्ट बने। ये मतलब जो बने, सोयराबाई के पुत्र हुआ जिसका नाम था राजाराम। राजाराम के 1-2 शादियां हुई। एक का नाम था ताराबाई, एक का नाम था राजसबाई। तो द्वितीय पत्नी से और राजाराम से उत्पन्न पुत्र, यानी राजसबाई और राजाराम से उत्पन्न पुत्र जो था वो बना था संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय कोल्हापुर पर शासन कर रहा था, जिसको समर्थन दे रखा था कौन ने, ताराबाई उनकी कस्टोडियन यानी संरक्षक के रूप में थी। अब राजसबाई और राजाराम का पुत्र संभाजी द्वितीय था।
संभाजी द्वितीय साहू का चचेरा भाई हुआ, क्योंकि राजा राम साहू के चचेरे चाचा हुए। और संभाजी द्वितीय कोल्हापुर का शासक था और यह साहू से ईर्ष्या करता था। मैं अभी आपको बता कर चुका हूं कि सबसे पहले स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की लेटर मुगल में जो स्थापना हुई थी वो निजाम ने की थी। निजाम का मतलब आसफ खां, आसफ खां का मतलब चिनकिलिस खां, और चिनकिलिस खां का मतलब ये सभी नाम एक ही है, निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क चूंकि मराठों के मारे उसकी थरथर हुआ करती थी, इसलिए उसने संभाजी द्वितीय को भड़काया और कहा, दो शर्तें मनाने के लिए कहा। यानी संभाजी द्वितीय ने निजाम को भड़का दिया और निजाम के भड़काने पर दो बातें उसके दिमाग में डाली कि संभाजी ने शिवाजी के राज्य का आधा भाग, जो कि उनके मतलब आधे जो शिवाजी का राज्य था उसका आधा भाग साहू जी महाराज से मांगा। नंबर 2, दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी पर अपने अधिकार का इन्होंने संभाजी ने द्वितीय ने जो है अपने अधिकार का दावा किया। इस दावे से बाजीराव को मालूम पड़ा। बाजीराव ने इसके एवज में वारना का युद्ध कर दिया। यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है वारना, और वारना नदी के मैदानी क्षेत्र में यह युद्ध हुआ। चूंकि यह युद्ध नदी के तट के किनारे हुआ था, बाजीराव फर्स्ट और संभाजी द्वितीय के मध्य, इसलिए वारना का युद्ध ये कहा गया। इसमें बाजीराव फर्स्ट को विजय प्राप्त हुई और संभाजी द्वितीय परास्त हुआ। बाजीराव फर्स्ट जीत गया और इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं बाजीराव फर्स्ट ही कर रहा था। अब इधर साइड देखिए कि वारना की संधि, जब वारना का युद्ध हार गए तब वारना की संधि होगी। जब वारना की संधि होगी तो 1730 में युद्ध हुआ और 1731 में वारना की संधि हुई, और ये भी संभाजी और बाजीराव, संभाजी द्वितीय और बाजीराव फर्स्ट के बीच में हुई थी। इस संधि में निम्न बातें थी। बाजीराव संभाजी द्वितीय ने साहू की अधीनता को स्वीकार करते हुए साहू को संपूर्ण महाराष्ट्र का शासक यानी राजा मान लिया। यानी वहां पर राजा को मराठों में छत्रपति कहा जाता था, इसलिए छत्रपति मान लिया। संभाजी ने साहू के अधीनता को स्वीकार करते हुए साहू को महाराष्ट्र का छत्रपति स्वीकार कर लिया। इसके बाद संभाजी द्वितीय ने कभी भी साहू का विरोध न करने का आश्वासन दे दिया। संभाजी द्वितीय साहू के सम्मान करता रहा पूरी जिंदगी और साहू से मिलता रहा। दोनों भाइयों में मेल मिलाप हो गया। कजनी तो थे, तो इसलिए दोनों भाइयों में मेल मिलाप हो गया और मराठा राजवंश में एकता स्थापित हो गई। अब बाजीराव फर्स्ट की बुंदेलखंड विजय। बाजीराव फर्स्ट की बुंदेलखंड जो प्रांत है वो उत्तर प्रदेश के नीचे दक्षिण में पड़ जाता है। अब आप देखिए स्थिति को कि यहाँ पर मोहम्मद खां बंगस बुंदेलखंड में, मतलब बुंदेलखंड की जो जागीर आती थी वो इलाहाबाद के अंतर्गत आती थी, और यहाँ का सूबेदार मुगल सूबेदार था मोहम्मद खां बंगस। अब यहाँ पर जो छत्रसाल थे, राजा थे यहाँ के बुंदेलखंड के, तो उनके अगर देखा जाए तो उनकी 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी हिंदू से हुई थी, हिंदू लड़की थी, और दूसरी शादी जो हुई थी वो हुई थी मुस्लिम लड़की से। जब हिंदू लड़की से शादी हुई उससे पुत्र पैदा हुआ, मुस्लिम लड़की से शादी हुई तो उससे एक लड़की पैदा हुई। उसी लड़की का नाम
जो था वो मस्तानी था। अब आप देखें कि मस्तानी, आपने पिक्चर देखी होगी बाजीराव मस्तानी के नाम से, तो वहाँ पर यहाँ पर मैं उसकी पूरी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करना कि जब छत्रसाल पर मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड के क्षेत्रों को काफी को अपने अधीन रख लिया, तो बाजीराव प्रथम की उस समय तूती बोल रही थी। तो छत्रसाल ने बाजीराव फर्स्ट से निवेदन किया था कि मोहम्मद खां बंगस हमें परेशान कर रहा है। तब चूंकि छत्रसाल हिंदू थे, इसलिए छत्रसाल ने मोहम्मद खां बंगस को पराजित करने के लिए बाजीराव फर्स्ट को आमंत्रण भेजा। बाजीराव फर्स्ट ने छत्रसाल के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद वहां पर वो गए। उन्होंने मोहम्मद खां बंगस को बुरी तरीके से पराजित किया और जो बुंदेलखंड के इलाके मुस्लिम मुगलों ने जीत रखे थे, उन इलाकों को छुड़वा दिया और वो छत्रसाल के हैंड ओवर कर दिया उन इलाकों को। इस तरीके से छत्रसाल बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद में बाजीराव फर्स्ट के सम्मान में उन्होंने एक महा आयोजन कर डाला। तो जब ये आयोजन हुआ तो इस आयोजन में इधर मस्तानी एक जो थी बहुत अच्छी नर्तकी भी थी और एक सुंदर चेहरा भी था, और इसके अलावा गायकी उसकी पसंद मतलब बहुत अच्छी थी, गला काफ़ी अच्छा था। और इसके अलावा मस्तानी में गुण ये था कि वो एक कुशल तलवार बाज भी थी। मस्तानी के इस गुण को बाजीराव फर्स्ट ने देखा था और इसलिए बाजीराव फर्स्ट ने मस्तानी जो महाआयोजन हुआ था उसमें बाजीराव फर्स्ट ने मस्तानी को अपनी कटार भेंट दी। बुंदेलखंड में उस समय ये रिवाज हुआ करती थी कि जो भी व्यक्ति, और जो बाजीराव फर्स्ट को मालूम नहीं थी कि जो भी व्यक्ति किसी भी कुंवारी लड़की को यदि कटार गिफ्ट में दे देता है तो वह और वो लड़की उसे स्वीकार कर लेती है तो वह उसकी अर्धांगिनी यानी पत्नी समझी जाएगी। अब बाजीराव फर्स्ट फंस गए चक्कर में, उन्हें मालूम थी नहीं थी। उन्होंने इसका विरोध भी किया, उन्होंने बताया भी कि भाई मुझे ये आपका सिस्टम नहीं मालूम था, आपकी कल्चर के बारे में अवगत नहीं था, मैंने तो वैसे प्रसन्न होकर ये दे दी। इस पर वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद में बोले कि अब तो ऐसा हो नहीं सकता है, या तो मस्तानी को मरना होगा या इसके साथ में शादी फिर कौन करेगा, शादी तो आपके साथ में हो गई। इस तरीके से बाजीराव फर्स्ट और मस्तानी का प्रकरण जो है फेमस हो गया और बाजीराव फर्स्ट को मस्तानी को लाना पड़ा। और बाजीराव फर्स्ट की पत्नी थी काशीबाई। काशीबाई इससे बड़ी आघात हुई और बाजीराव फर्स्ट को भी बड़ा आघात पहुंचा। लोगों ने उसको समझने की चेष्टा नहीं की और बाजीराव फर्स्ट के जो दिन थे वो गड़बड़ फिर वहीं से होते गए। आज हमने बाजीराव फर्स्ट के विषय में यहाँ तक जाना। कल हम देखेंगे कि भोपाल का युद्ध जो कि 1732 में होता है या दिल्ली पर आक्रमण जो 1732 में हुआ है, इसको देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।